Hello and welcome to my third video. To watch video in English, please click the link given in description box. मेरा नाम निधि सेखों है। मैं पैनोरामिक इंडियन पेंटिंग क्लासेस 9 to 12 की को-ऑथर हूँ। पिछले दो वीडियोस में हमने कला के तत्व और कला के सिद्धांत कवर किए थे। इस वीडियो में हम भारतीय चित्रकला के 6 अंग यानी षडंग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले दो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बस इतना फ़र्क है कि ये षडंग इंडियन एस्थेटिक्स यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र के आधार पर बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। षडंग में दो शब्द हैं, षड मतलब 6, अंग मतलब पार्ट। तो षडंग इंग्लिश में 6 लिम्स और 6 कैनन्स भी कहलाते हैं। ये षडंग 1st सेंचुरी BC में ही निर्मित हो गए, जिसमें कला के तत्व और कला के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई। इतिहास में हमें ये 3 जगह मिलते हैं। पहला है चित्रसूत्र ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये दुनिया का सबसे पहला निबंध है जो चित्रकला के बारे में लिखा गया था। दूसरा है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। जो बच्चे क्लासिकल डांस सीखते हैं उन्हें इसका आइडिया ज़रूर होगा। फिर 20th सेंचुरी में अभिनंदन नाथ टैगोर, जो बंगाल स्कूल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इन षडंगों को एनालाइज किया और इनके बारे में एक डिटेल्ड निबंध भी लिखा। ऋषि वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की, उन्होंने इन षडंगों को एक श्लोक के रूप में लिखा। सरल शब्दों में ये 6 अंग हैं। पहला रूपभेद यानी विभिन्न रूपों का रहस्य, प्रमाण यानी अनुपात, भाव मतलब अलग अलग भावनाओं की अभिव्यक्ति, लावण्य योजना यानी सौंदर्य को किस प्रकार से दिखाना है उसकी योजना, सदृश्यम यानी समानता, वर्णिका भंग यानी रंगों का भेद या रंगों का आपस में तालमेल। पहला है रूपभेद। रूप का अर्थ है आकार और भेद का अर्थ है रहस्य। सबसे पहले हमारी आंखें बाहरी रूप को देखती हैं और उसके बाद अंतर्मन या आत्मा से उसका परिचय कराती हैं। यही रूपभेद का ज्ञान है। इस ज्ञान का होना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों की वास्तविकता दिखा सके। उसे यह दिखाना ज़रूरी है कि कैसे निर्जीव चीज़ें जीवित से अलग लगती हैं, प्राकृतिक चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों से अलग लगती हैं। इस सब के लिए उसे बहुत सारा प्रैक्टिस, अनुभव और इंटरेस्ट यानी रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अब रुचि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रुचि से एक कलाकार को रूपों के आंतरिक और बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब भी देखने वाले की कल्पना बनाने वाले की कल्पना से मेल खाती है, तभी रूपों की वास्तविकता समझ में आती है और यही रूपभेद है। रूपभेद को समझने के लिए अभिनंदन नाथ टैगोर ने एग्जाम्पल भी दिए हैं। मान लीजिए 3 आर्टिस्ट एक महिला का चित्र बनाते हैं। पहला आर्टिस्ट डांसिंग वुमेन को बनाता है, दूसरा आर्टिस्ट महिला जो बाल बना रही है उसका चित्र बनाता है और तीसरा आर्टिस्ट उस महिला को बनाता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही है। अब देखने वाले को तो यही लगेगा कि सबने महिला का चित्र बनाया है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो लड़की डांस कर रही है वो अच्छे घर की लड़की है या ऐसी है जो मनोरंजन के लिए पैसे लेकर डांस करती है? ये कैसे पता चलेगा कि बाल बनाती वही महिला एक नववधू है या कोई मेड सर्वेंट है जो काम पे जाने के लिए तैयार हो रही है? तीसरे आर्टिस्ट जिसने खाना खिला रही है अपने बच्चे को, ये कैसे पता चलेगा कि वो माँ है या केयर टेकर है? अब ये सारे क्वेश्चंस का जवाब है रूपभेद में। तो एक आर्टिस्ट को ये एक्सप्रेशन दिखाना कि नववधू के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, भाव कैसे होंगे, एक नर्तकी के भाव कैसे होंगे जो नोबल फैमिली की है, या उस माँ के भाव कैसे होंगे जो उसे केयर टेकर से अलग दिखा सके। रूपभेद को समझने के लिए सिलेबस से भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है चौगान प्लेयर फ्रॉम जोधपुर स्कूल। इसमें प्रिंसेसेस अपने अटेंडेंट से अलग लग रही हैं क्योंकि उनके मुकुट ज़्यादा इलाबोरेट हैं, उनकी ड्रेसेस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया है। स्पेस का भी यूज़ इस तरह किया है ताकि उनको प्रभुता मिले। दूसरी पेंटिंग मरु रागिनी, ये रॉयल कपल अपने अटेंडेंट से अलग लग रहा है। एक तो कैमल सजा धजा है जिस पे वो बैठे हैं और उनकी ड्रेसेस, उनको ओवरऑल इम्पॉर्टेंस इस तरह दी गई है। नीचे डॉग और ऊपर कैमल की भी स्टडी बहुत अच्छे से की गई है ताकि ओवरऑल फॉर्म्स निकल के आएँ। यही रूपभेद है। दूसरा है प्रमाण या अनुपात। हमने ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कला के सिद्धांतों में भी किया था। प्रमाण का अर्थ है विभिन्न रूपों के अनुपात का सही ज्ञान। जैसे हम फेस बनाते हैं तो सारे फीचर्स एक दूसरे से करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, अनुपात में हो, यह ज़रूरी है।
वैसे ही अगर एक आदमी है तो उसके हिसाब से बाकी की चीज़ें कैसे बनेंगी, यही अनुपात है। इवन अनॉटमी भी जब हम करते हैं किसी बर्ड की या एनिमल की या मैन की, तो उसमें भी करेक्ट अनुपात होना ज़रूरी है। ये अनुपात का ज्ञान, जिसे प्रामाशक्ति कहते हैं हिंदी में, ये हम सब में है। अगर आप किसी हिरन को भी देखें जंगल में, जब किसी सूखे पत्तों की आवाज़ आती है तो वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसे कोई मार के खाने वाला जीव है या वैसे ही किसी छोटे मोटे बर्ड ने इस तरह की साउंड पैदा की है। तो ये प्राम शक्ति हम सब में है, जिसे सिर्फ पेंटिंग में लाके उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जब भी हम लैंडस्केप बनाते हैं तो हम स्पेस को फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड में डिवाइड करते हैं ताकि एक पूरी हार्मनी क्रिएट हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं आपके सिलेबस का, नंद, यशोदा एंड किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। फोरग्राउंड में सबसे आगे के पार्ट में बहुत सारे लोग हैं, एनिमल्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। बीच के पार्ट में सैंड है, प्लेन अर्थ है, और पीछे के पार्ट में ट्रीज़ हैं, पानी है, और बहुत ऊपर को है ताकि एक सेंस ऑफ डेप्थ आए। फिर इस सब को अच्छे से डिवाइड किया है प्रोपोर्शनेटली, ताकि कलर्स का भी अच्छे से तालमेल हो, लाइन ऑफ होराइजन भी निकल के आया है, और इस वजह से ओवरऑल पेंटिंग में एक परिप्रेक्ष्य और सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। जैसे मैंने कहा, ये षडांग भारतीय सौंदर्य शास्त्र के आधार पर बने हैं। तो ये प्रमाण या अनुपात या सेंस ऑफ प्रोपोर्शन हमें सिर्फ यही नहीं बताती कि स्पेस को कैसे यूज़ करना है, बल्कि ये भी बताती है कि मेन इमेज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब जैसे ये राइट पे उदाहरण देखिए, अजंता की पेंटिंग है जिसमें बुद्ध को अपनी फैमिली, अपने वाइफ और बच्चे से भी बड़ा दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब वो बुद्ध हैं, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है और वो बाकी लोगों से ऊपर के दर्जे पर हैं, तो उन्हें बड़ा दिखाकर उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ये प्रमाण हमारे भारतीय चित्रकारों की एक यूनिक उपलब्धि है। षडंगों का तीसरा अंक है भाव। भाव का अर्थ है एक भावना, एक मनोदशा, एक विचार जिसकी अभिव्यक्ति पेंटिंग में की जा सकती है। भाव दो प्रकार के हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहर के भाव हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन अंदर के भावों के लिए मन ही उन्हें समझ सकता है। बाहर जैसे फूलों की खूबसूरती, किसी लेडी का शर्मीला मिजाज उसकी झुकी हुई आंखों में नज़र आता है, या गरीबी हमें फटे पुराने कपड़ों में दिखती है। लेकिन अंदर के भाव देखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और यही चीज़ एक आर्टिस्ट में भी होनी चाहिए। भाव दिखाने के बहुत तरीके हैं, जैसे आँखों से, चेहरे के भावों से, हाथ पैर जैसे बनाए जाएं, आसपास की प्राकृतिक सुंदरता या जैसे भी दृश्य आप यूज़ कर रहे हैं, और कलर्स के तालमेल से भी भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे कलर्स की टोन्स, लाइट एंड शेड को चेंज करके, वार्म कलर्स या डल कलर्स यूज़ करके, खुशी के रंग यूज़ करके भी भाव दिखाए जाते हैं। भावों की अभिव्यक्ति भारतीय चित्रकला की विशेषता है। उदाहरण के तौर पे आप रागमाला पेंटिंग्स में कोई भी राग रागिनी की पेंटिंग देख सकते हैं। अगर हीरोइन को दिखाया है कि वो अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है, तो आर्टिस्ट ने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जिससे आइडिया ऑफ रोमांस कन्वे होता हो। जैसे पेड़ों पे लव बर्ड्स होंगे, लेक में फ्लावर्स होंगे, और ऊपर शायद कुछ बादल भी हों। सेम आप अजंता पेंटिंग में देख सकते हैं, जैसे ये पद्मपानी बोधिसत्व। इस पेंटिंग में शांति और संतोष का भाव पूरी तरह प्रकट हो रहा है। जो भी उन्होंने मेडिटेशन से अचीव किया था वो हमें इजीली नज़र आ रहा है। नीचे अगर आप देखें, बंगाल स्कूल की पेंटिंग है बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड जर्नीज एंड। इसमें डाइंग एनिमल दिखाया है और ये करुणा के भाव जगा रहा है। इवन आप कलर्स भी देखिए तो सनसेट के यूज़ किए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जैसे सूरज छिपेगा, दिन छिपेगा, ये कैमल भी शायद ना रहे। तो ये करुणा के भाव ईजिली कन्वे हो रहे हैं। तो यही स्पेशलिटी है भाव की। हमारा चौथा षडांग है लावण्य योजना। लावण्य का अर्थ है सौंदर्य और योजना का अर्थ है प्लान। तो पेंटिंग में सुंदरता और ग्रेस जोड़ने के लिए लावण्य योजना का सिद्धांत बनाया गया है। अगर ये पेंटिंग में नहीं होगा तो पेंटिंग फीकी लगेगी। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि प्रमाण ऐसा स्ट्रिक्ट मास्टर है जो अपने बच्चे को कठोर तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, और लावण्य योजना एक ममता भरी माँ है जो प्यार से अपने बच्चे को अपने हिसाब से ढालती है। तो एक आर्टिस्ट के लिए प्रमाण एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जो उसे फॉलो करना है, और लावण्य योजना एक उसकी स्नेह भरी लगन है जिससे वो पेंटिंग को खूबसूरत बना सकता है। भाव से
आंतरिक सौंदर्य को उभारते हैं और लावण्य से बाहर की खूबसूरती पे और चार चांद लगते हैं। जिस प्रकार रुचि रूप को सौंदर्य प्रदान करती है, उसी प्रकार लावण्य भाव में चमक लाता है। पिछले 3 षडांग जैसे रूप, भेद, प्रमाणनी, भाव, ये सारे बिल्कुल नीरस लगेंगे अगर उनमें लावण्य की चमक नहीं होगी। उदाहरण के लिए आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मडोना फ्रॉम मुगल स्कूल। इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, यूज़ ऑफ गोल्डन कलर है, कैलीग्राफी है, फूल पत्तियों के भी पैटर्न बनाए हैं, लेकिन सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। बीच में एक पोर्ट्रेट भी है और इस पेंटिंग को बहुत भड़कीला भी बनाया जा सकता था, लेकिन आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से इसको उभार के निकाला है ताकि ओवरऑल खूबसूरत लगे। यही चीज़ अगर आप राधा कृष्णा पेंटिंग्स में देखें मिनिएचर स्कूल्स की, उसमें एक एक पत्ती को आउटलाइन किया है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस, सब में खूबसूरती से डिटेलिंग की है, जिसकी वजह से मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। सदृश्यम 5वां अंग है, जिसका अर्थ है समानता, रूपों और विचारों की समानता। एक चित्र को सही अभिव्यक्ति और सही समानता दर्शानी चाहिए। कला में हमें उचित समानता तभी मिलती है जब हम रेखाओं और रंगों को जीवन के अनुभव के अनुसार बनाते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए, जब भी आप बुद्धा की इमेज को इमेजिन करते हैं तो आधी खुली आंखें, लंबे कान, मंद मुस्कान, सिर पर स्नेल शेल कर्ल्स जैसे बाल और सिर के पीछे वो ज्योति या प्रभा मंडल हम हमेशा इमेजिन करते हैं। अगर बुद्धा की इमेज वैसी नहीं है तो हम कन्विंस नहीं होते कि ये बुद्धा हैं, और यही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो समानता या सिमिलिट्यूड लाने के लिए, सदृश्यम लाने के लिए सही फॉर्म्स, सही फीचर्स और सही गुण दिखाना बहुत ज़रूरी है। भारतीय चित्रकारों ने हमेशा से ही भारतीय साहित्यकारों के द्वारा दी गई उपमाओं को अपने चित्रकला में दर्शाया है। अगर कवि या लेखक ने कहा कि नायिका की आंखें मृग नयनी है या मछली के जैसी है या कमल के पत्ती जैसी उसकी शेप है, तो आर्टिस्ट ने उसे वैसे ही फॉलो किया है। अगर कवि कहता है कि नायिका के बाल काले बादलों जैसे या सांप जैसे काले हैं, तो आर्टिस्ट ने उन्हें वैसा दिखाने की ही कोशिश की है। अगर देवी के पैर लोटस फ्लावर से कंपेयर किए गए हैं, तो आर्टिस्ट्स ने उन्हें वैसे ही डेलिकेटली बनाने की कोशिश की है। हमने सदियों तक बुद्ध की इमेज को 32 लक्षणों में देखा है, जिसमें नेचर की उपमाएं हैं, प्राकृतिक उपमाओं को यूज़ किया है। जैसे लायन शेप्ड बॉडी थी, वाइट ऊर्न जो उनके आईब्रोज में था, और सिर पर वो उभार हमने हमेशा से देखा है। राइट पे आप एग्जाम्पल देखिए, पद्मपानी बोधिसत्व, शोल्डर्स लाइक एलिफेंट हेड, तो उनके जो कंधे की कर्व थी वो एलिफेंट हेड से कंपेयर की गई है, और हाथों को फ्लावर बड के साथ कंपेयर किया गया है। तो यही है सदृश्यम का सार। षडंगों का छठा अंग है वर्णिका भंग, जिसे हम सरल शब्दों में रंगों की योजना भी कह सकते हैं। वर्णिका भंग का अर्थ है कलात्मक शैली में रंगों का प्रयोग। एक पेंटिंग में हर विचार या मनोदशा के लिए एक उपयुक्त रंग योजना होती है। विभिन्न रंग विभिन्न भावनाओं को दर्शाते हैं। जैसे खुशी के रंग अलग हैं और सैडनेस के रंग अलग हैं। गुस्सा दिखाने के लिए भी अलग तरीके से रंगों को यूज़ किया जाता है। इस सब के लिए चित्रकार को बहुमुखी रंग लगाने में निपुण होना चाहिए। हमें इस बात का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि कौन सी योजना एक निश्चित वातावरण को जीवंत बना सकती है। जैसे हमने बहुत सारी पेंटिंग्स में देखा है कि खुशी भी दिखती है, रोमांस भी दिखता है, गुस्सा भी दिखता है, तो ये सारी चीज़ें रंगों से दिखाई जा सकती हैं। अब वर्णिका भंग को सबसे लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ड्राइंग करने के बाद कलर्स की सही तरीके से इस्तेमाल करके ही एक सही इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। अब वर्णिका भंग के एग्जाम्पल्स में आप कोई भी आर्टवर्क उठा लीजिए अपने सिलेबस का, उसमें रंगों की योजना या लाइंस को कैसे दिखाया गया है, उससे पूरा आर्टवर्क निकल के आता है, और यही वर्णिका भंग है। चैप्टर के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये षडंग, ये 6 लिम्स, ये 6 कैनन्स हमें एज आर्टिस्ट्स ये फ्रीडम देते हैं ताकि हम इन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स, तत्वों और सिद्धांतों को यूज़ करके एक सक्सेसफुल कॉम्पोजिशन बनाएं। तो हमें क्या करना है? हमें रूप का भेद जाना है, करेक्ट अनुपात या प्रोपोर्शन या प्रमाणनी का इस्तेमाल करना है, सही भाव देने हैं पेंटिंग में,
उसको खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे से उसमें हार्मनी लानी है, उसमें समानता ज़रूर देनी है और रंगों का इस्तेमाल करेक्ट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देने के लिए करना है। तो ये जब सब चीज़ें आप मास्टर कर लेते हैं तो आपकी जर्नी एज ए ट्रू आर्टिस्ट शुरू हो जाती है। तो आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब ये 2 स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले शॉर्ट नोट्स हैं और लॉन्ग आंसर्स हैं और दूसरे में मल्टीपल चॉइस हैं। अब कोई भी कमेंट है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक इंटरैक्टिव टाइप की टीचर हूँ, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड है, तो अगर आप कुछ कमेंट देंगे तो एज अ टीचर मुझे भी अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स लेने के लिए लिंक भी दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच और बेस्ट विशेज़ टू यू। गुड बाय।